तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन गए। इसके साथ ही बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी सीएम बने, बीजेपी का सीएम पहली बार बिहार में बना। लेकिन इसके साथ ही ये पूरे देश की सियासत के लिए एक मैसेज भी है। यादवों से इधर पिछड़ी राजनीति में एक दूसरी लाइन खड़ी की जा रही है और उसकी अगुवाई सम्राट चौधरी करेंगे। माना यूं जाता है कि यादव समाज बीजेपी के साथ पूरी तरह से नहीं रहा। बिहार में वो लालू यादव के साथ रहा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ रहा। लेकिन अब पिछड़े समुदाय को साधने की बीजेपी की जो कोशिश है, बीजेपी अब यादवों से इतर अब एक नया ओबीसी अपना समर्थन वर्ग खड़ा कर रही है और उसी की एक अगली कड़ी सम्राट चौधरी हैं। और उनके सीएम बनने का झारखंड समेत दूसरे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, सम्राट चौधरी का नाम आया और उसी वक्त से ये तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी के चेहरे पे ही बीजेपी दांव खेलेगी। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी की जो मंशा थी कि यादवों से इतर पिछड़ा समुदाय को साधा जाए, तो ये पूरे देश के ओबीसी समाज को एक मैसेज है। या देखिए, जो जिस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने झारखंड को साधने की कैसे कोशिश की है और सम्राट चौधरी के सीएम बनने से झारखंड पर उसका क्या असर पड़ सकता है, हम इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इसको आप ऐसे देखें तो जो एक बात, जो पहली बात दिखती है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्य बिहार में बनता है तो जो झारखंड भाजपा है उसका उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ा होगा। उसको लगेगा कि अगर सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर झारखंड में वापसी भी कराई जा सकती है। एक जोर लगाने की बात जो होती है, उत्साह वर्धन की बात जो होती है, उसे हम देखते हैं। तो एक तो पहली बात ये दिखती है, प्लस इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होगी कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो बिहार में किस तरह से कार्य करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि देश में, भारत में जो राजनीति होती है वो जाति के इर्द गिर्द भी होती है। एक आपने चर्चा की ओबीसी वर्ग की, और देखिए, एक ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है बीजेपी ने बिहार में, तो उसका फायदा चूंकि पड़ोसी राज्य है झारखंड, तो उसमें उठाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के तरफ से होगी। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो झारखंड है वहां पर कुशवाहा जाति की संख्या भी अच्छी खासी है। और अगर आप ऐसे देखें तो कोई इसे 8 से 10% तक कहते हैं, कोई 15% तक कहते हैं और कोई 22% तक कहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप देखिए तो कुछ जो आप कहते हैं, जैसे पांकी से जो विधायक हैं शशिभूषण मेहता, वो इसी जाति से आते हैं। हुसैनाबाद से अगर आप देखें तो कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो हैं वो भी वहां से विधायक रहे हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर कुर्मी के साथ साथ कुशवाहा जाति ने मिलकर वोट किया है। तो अगर कुशवाहा जाति के वोटर्स को सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी अपने पाले में करती है तो इसका एडवांटेज जो है वो बीजेपी को तो मिलेगा ही। लेकिन जो है, अगर आप देखें तो जयराम को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जयराम महतो को अगर कुशवाहा वोटर्स वहां से छिटकते हैं तो सुदेश महतो, आजसू पार्टी, वहां पर जो है वो नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है और बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि कोडरमा के सांसद थे रीतलाल प्रसाद वर्मा, तो
कोडरमा वाले इलाके में भी कुशवाहा जाति की संख्या अच्छी खासी है। चाहे आप जमुआ की बात कर लीजिए, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र है जहां से कल्पना सोरेन विधायक हैं, वो उस क्षेत्र की बात कर लीजिए, बगोदड़ की बात कर लीजिए, राजधनवार की बात कर लीजिए, या खुद कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो यहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं। इसी तरह से आप देखें तो चतरा जो लोकसभा क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें आती हैं उसको आप देखें तो वहां पर भी कुशवाहा जाति के वोटर्स जो है अच्छी संख्या में हैं। और आपको याद होगा उदय, यही वजह है कि नागमणि यहां से चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीता भी उन्होंने चतरा से। तो ये जो एक आप कहते हैं कि अगर आप चतरा की तरफ जाएं तो सिमरिया, चतरा, पाकी में तो शशिभूषण मेहता खुद हैं ही, मनिका आप जो है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र आप देखें तो यहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इसी तरह से जब आप हजारीबाग की बात करते हैं, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की, तो उसके अंतर्गत जो विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, चाहे बड़का गांव की बात कर लीजिए, मांडू की बात कर लीजिए, रामगढ़ की बात कर लीजिए, बरही की बात कर लीजिए, हजारीबाग सदर की बात कर लीजिए, यहां पर भी आपको कुशवाहा जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 से 25 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स प्रभावी हो सकते हैं। आप देखिए कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बुधवार को उन्होंने शपथ लिया और उसी दिन जो है गोड्डा में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की जिला कमेटी ने कारगिल चौक पर आतिशबाजी की है। तो एक उत्साह जो है इस जाति के वोटर्स में भी आती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जाति का जो है वो मुख्यमंत्री बना है। तो बीजेपी की जो नजर होगी वो कुशवाहा जाति के वोटर्स पे होगी। आप पलामू की बात कीजिए, गढ़वा की बात कीजिए, साहिबगंज की बात कीजिए, गोड्डा की बात कीजिए, इन जगहों पर भी कुशवाहा जाति के वोटर्स जो हैं वो एक प्रभाव रखते हैं और उनका एक अपना वोट है। मत प्रतिशत हर जगह अलग अलग होता है, किसी एक जाति के वोट से कोई भी पार्टी नहीं जीतती, लेकिन इसी तरह से ब्लॉक बना बनाकर रणनीति बनाई जाती है। तो अब चूंकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उधर एक बात और याद आती है मुझे, आपको भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे लगता है कि जब गिरिडीह में जो है एक सभा शायद सम्राट चौधरी की भी हुई थी, मतलब कि उनके जरिए वोटों को खींचने की कोशिश जो है वो हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के जरिए, और आप बीजेपी की जो नजर है कुर्मी वोटर्स और कुशवाहा वोटर्स इन दोनों पर है, और इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह ने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। तो जो कुर्मी वोटर्स पिछले विधानसभा चुनाव में छिटके हैं एनडीए से, उसको भी पाले में लाने की कोशिश हो रही है। तो कुर्मी वोटर्स और जो आपको कोयरी वोटर्स हैं, कुशवाहा वोटर्स जिन्हें हम कहते हैं, और उनके साथ ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी जो है वो झारखंड में भी करने वाली है। चलिए, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका मैसेज क्या जाता है और झारखंड समेत आसपास के राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि ओबीसी समाज को साधने की दिशा में खासकर कोयरी कुर्मी समाज को लेकर बीजेपी ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है, इस उम्मीद के साथ कि इसका फायदा पूरे देश भर में मिलेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।